बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस्त 4 मुलाहिज़ा फरमाएं। पांडे का नाम नहीं लिया जा सकता, तारक ने जवाब दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आधी रात को पांडे का मकान कैसे तलाश करोगे। सलीम ने कहा, परसों टेलीफोन पर बात करते हुए मैंने उस मकान का पता अच्छी तरह समझ लिया था। उसने जो निशानी बताई थी उसे मकान तलाश करने में हमें कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। वो मकान इसी सड़क पर है, तारक ने जवाब दिया और उसके साथ ही उछल पड़ा। फदा में अचानक सायरन की आवाज गूंज उठी थी। सामने तकरीबन 200 गज दूर एक छोटा सा चौराहा था और वहां इस तरह रोशनी नजर आ रही थी जैसे दाईं तरफ से कोई गाड़ी आ रही हो। सायरन की आवाज भी उसी तरफ से आ रही थी। शायद हमारी तलाश शुरू हो चुकी है, तारक कहते हुए मुतजस्सिस निगाहों से चारों तरफ देखने लगा। उसी लम्हे पीछे से भी सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। वो दोनों छुपने की जगह तलाश करने लगे। बंगलों के सामने छोटे छोटे लान थे जिनके आगे बाढ़ लगी हुई थी। तारक और सलीम दाईं तरफ वाले बंगले की तरफ दौड़े और जैसे ही उन्होंने बाढ़ के पीछे छलांग लगाई, सामने वाले चौराहे से किसी गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनियां हर तरफ घूमती हुई नजर आईं। उसके साथ ही सायरन की आवाज तेज हो गई। वो पुलिस की गाड़ी थी जो तेजी से उसी तरफ आ रही थी। ठीक उसी लम्हे पुलिस की एक और गाड़ी सायरन बजाती हुई उसी सड़क पर मुड़ी और फिर दोनों गाड़ियों से बाढ़ के करीब आकर रुक गई, जिसके पीछे ये दोनों छुपे हुए थे। ये बाढ़ तकरीबन 2 फुट ऊंची थी और बहुत छिद्री थी। अगर इस तरफ रोशनी डाली जाती तो उन्हें आसानी से देखा जा सकता था। वो बाढ़ के साथ घास पर लेटे थे। उनके दिल की धड़कन खतरनाक हद तक बढ़ गई थी। दोनों गाड़ियों के सायरन बंद हो गए। एक गाड़ी में से एक आदमी उतरकर दूसरी गाड़ी के करीब आ गया। वो पुलिस की वर्दी में था और उसके हाथ में रिवॉल्वर था। कुछ पता चला? दूसरी गाड़ी में से किसी ने पूछा। नो सर, अभी तक कोई मशकूक आदमी नजर नहीं आया। लेकिन किस्सा क्या है? वो लोग कौन है? पहली गाड़ी से उतरने वाले ने पूछा। वो दोनों गैर मुल्की एजेंट हैं, नहायत खतरनाक। इंटेलिजेंस ने उन्हें हिरासत में लिया था, लेकिन वो न सिर्फ फरार होने में कामयाब हो गए बल्कि इंटेलिजेंस की उस पार्टी के इंचार्ज इंस्पेक्टर बिमला को अपने साथ ले गए। वो जिस गाड़ी में मिस बिमला को लेकर फरार हुए थे वो यहाँ से तकरीबन 1 मील के फासले पर मिल गई है। इंस्पेक्टर बिमला बेहोशी की हालत में गाड़ी में मौजूद थी। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। वो लोग गाड़ी और इंस्पेक्टर बिमला को छोड़कर भाग गए। हमें हुक्म मिला है कि 1 मील तक के इलाके को घेरे में ले लिया जाए। वो लोग पैदल हैं, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। उन्हें हर सूरत में तलाश करना है। इंटेलिजेंस में आमकों की तादाद कुछ ज्यादा नहीं होगी सर। पुलिस में भी तुम जैसे आदमियों की कमी नहीं, जवाब दिया गया। गश्त जारी रखो और हर मशकूक शख्स को उठाकर बंद कर दो। यस सर। नीचे खड़े हुए पुलिस वाले ने सैल्यूट चाड़ दिया। पहली गाड़ी का सायरन ऑन हो गया। वो पुलिस वाला भी अपनी गाड़ी में आ गया। उसके बैठते उस गाड़ी का सायरन भी चीखने लगा और दोनों गाड़ियां मुखालिफ समत में रवाना हो गई। किस्मत अच्छी थी। अगर इस बाढ़ का सहारा ना मिलता तो बेमौत मारे जाते, तारक ने उठकर कपड़े झाड़ते हुए कहा। अब जल्दी से पांडे का बंगला तलाश कर लो, वरना वो लोग हमें तलाश कर लेंगे, सलीम ने उठते हुए कहा। सायरन की आवाज दूर जा चुकी थी। सड़क पर एक बार फिर सन्नाटा तारी हो चुका था। हैरत की बात थी कि पुलिस की दोनों गाड़ियां तकरीबन 2 मिनट तक यहाँ खड़ी रही थी, लेकिन किसी बंगले से कोई शख्स सूरत हाल मालूम करने के लिए बाहर नहीं निकला था। तारक चलते चलते एक जगह रुक गया। उस बंगले के एक पिलर पर एक देवों का मुजस्मा लगा हुआ था। मुजस्मे की ऊंचाई तकरीबन 1.5 फुट थी। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और एक हाथ में तराजू था जिसका एक पलड़ा टूटा हुआ था। ये गालिबन हिंदुओं की इंसाफ की देवी है, लेकिन इसके तराजू का एक पलड़ा टूटा हुआ है, सलीम ने कहा। जिस तरह हिंदुओं ने इंसाफ का गला घोंट दिया, उसी तरह इनके इंसाफ की इस देवी ने भी अपने तराजू में से इंसाफ वाला पलड़ा तोड़ दिया है। लेकिन बहरहाल पांडे का बंगला तलाश करने की कोशिश की जाए। उसने यही निशानी बताई थी, तारक ने जवाब दिया। घंटी बजाऊं? सलीम बोला। अहमक मत बनो, हम दीवार फांद कर अंदर जाएंगे, तारक ने कहा। और अगर चौकीदार ने धर लिया तो देखा जाएगा। चलो दीवार पर चढ़ो, तारक ने कहा। दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी। उन्हें कूदने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। यह वसी और लान था जिसके दूसरी तरफ बरामदे में मदम रोशनी का बल्ब जल रहा था। वो चंद में तारीकी में दुबके सूरत हाल का जायजा लेते रहे। फिर तारक ने इशारा किया और वो दोनों दबे कदमों आगे बढ़ने लगे। बंगले की इमारत के दोनों तरफ गलियारे से थे। तारक का रुख दाईं तरफ वाले गलियारे की तरफ था और सलीम बाईं तरफ जा रहा था। सलीम एक खिड़की के सामने रुक गया। उसने खिड़की पर हाथ का दबाव डाला। खिड़की अंदर से बंद नहीं थी। वो आसानी से अंदर कूद गया। कमरे में तारीकी थी। वो जलने में खिड़की के करीब दुबका रहा, फिर तारीकी में टटोलता हुआ आगे बढ़ने लगा। कमरे से निकलकर वो एक रायदारी में पहुंच गया और एक कमरे का दरवाजा खुला देखकर वो उसी तरफ बढ़ गया। कमरे में मदम सी रोशनी थी। वो दबे कदमों अंदर दाखिल हो गया। ये बेडरूम था। सामने पलंग पर कोई कंबल ताने सो रहा था। सलीम दबे कदमों पलंग की तरफ बढ़ने लगा। अभी वो कमरे के वस में पहुंचा था कि अकब से गुर्राती आवाज सुनकर उछल पड़ा। हाथ उठा लो और खबरदार अपनी जगह से हरकत मत करना। सलीम ने दोनों हाथ सर से ऊपर उठा लिए। उसका दिल बड़ी तेजी से धड़क उठा था और पूरे जिस्म में सनसनी की एक लहर दौड़ गई। एक पिस्ता कामत और कदरे भारी भरकम आदमी दरवाजे में खड़ा था। उसके हाथ में पिस्तौल था जिसका रुख सलीम की तरफ था। मैंने तुम्हें उसी वक्त देख लिया था जब तुम दीवार से कूदे थे, उस शख्स ने गुर्राती आवाज में कहा। तुम्हें देखकर ही मैं तकियों पर कंबल डालकर छुप गया था ताकि तुम्हें धोखा दे सकूं। सलीम के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। उस शख्स ने सिर्फ उसी को दीवार से कूदते हुए देखा था। तारक उसकी नजरों में नहीं आया था। कौन हो तुम? वो शख्स 2 कदम आगे बढ़ाया।
पिस्तौल फेंक दो मिस्टर पांडे वरना तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। दरवाजे की तरफ से ये आवाज सुनकर वो शख्स उछल पड़ा। वो तारक था जो दबे कदमों वहां पहुंच गया था। उस शख्स ने पिस्तौल फेंक कर दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। तारिक ने जल्दी से आगे बढ़कर पिस्तौल उठा लिया। तो तुम लोग कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? वो शख्स सकलाया। उसका जिस्म होले होले कांपने लगा था। तुम हाथ गिरा सकते हो मिस्टर पांडे, तारक ने कहा। हम तुम्हारे दुश्मन या चोर या डाकू नहीं है, तुम्हारे दोस्त हैं। मेरा नाम तारक है, परसों फोन पर तुमसे बात हुई थी। ओह, पांडे के मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो हाथ गिराकर तारक की तरफ घूम गया। सलीम ने भी हाथ गिरा दिए। तुमने तो कहा था कि फिलहाल मुझसे राब्ता कायम नहीं करोगे, मजबूरी है। इस वक्त पूरे शहर की पुलिस हमारी तलाश में है, यहाँ आने के सिवा कोई चारा नहीं था। वैसे इस वक्त घर में और कौन है? तारक ने कहा। कोई नहीं। परसों तुम्हारा फोन मिलने के बाद मैंने दोनों नौकरों को लंबी छुट्टी पर भेज दिया है। मुझे यकीन था कि तुम दोनों किसी भी वक्त टपक पड़ोगे। वैसे अगर पुलिस को पता चल गया कि तुम लोगों ने यहाँ पनाह ले रखी है तो तुम्हारे साथ मुझे भी सूली पर टांग दिया जाएगा। वैसे ये कोई इंसाफ नहीं है कि मेरे बीवी बच्चों को यरगमाल बनाकर मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। और तुम लोगों ने जो हमारी पूरी कौम को यरगमाल बना रखा है उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारे हुक्मरान तो हमें 45 साल से ब्लैकमेल कर रहे हैं। कौन सा ऐसा जुल्म है जो हम पर नहीं तोड़ा गया? बस्तियों को जलाकर राख कर देना, इंसानों को जिंदा जला देना और उन्हें बेदर्दी से जानवरों की तरह ज़िबा कर देना तुम्हारे नजदीक ऐन इंसाफ है? लेकिन तुम लोग अब ये बात ज़हन में रख लो कि वादी कश्मीर में आज़ादी की एक नई लहर दौड़ चुकी है। ये तूफानी लहर गास्मों को खसो खाशाक की तरह बहा कर ले जाएगी। तुम लोगों का ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता, पांडे ने कहा। तुम लोगों ने आज़ादी का नाम तो सुना है, इसका मफहूम नहीं समझते। ये नहीं जानते कि आज़ादी हासिल किस तरह की जाती है। आज़ादी का मफहूम जानने के लिए वियतनाम की तारीख का मुतालिया करो। वियतनामियों ने पूरी एक नस्ल कटवा कर आज़ादी की तारीख रकम की है। अलजायर के उन बूढ़ों से आज़ादी का मफहूम पूछो जिन्होंने फ्रांस के जंगल से निकलने के लिए खून के दरिया अबूर किए। और फिर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन मिसाल तुम्हारे सामने है। उन्होंने लाखों गर्दनें कटवा दी और आखिरकार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रूस को अपनी सरजमीन से निकाल दिया। तुम लोग आज़ादी का मफहूम क्या समझोगे मिस्टर तारक? 40 साल गुजरने के बावजूद आज भी वहीं खड़े हो जहाँ पहले दिन थे। खोखले नारों से आज़ादी नहीं मिलती और ना ही बंद करो ये बकवास। तारक धाड़ा, हम यहाँ तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए नहीं आए। अगर हमें आज़ादी की लगन ना होती तो इस जन्नत नज़ीर वादी में आज हमारा नामो निशान मिट चुका होता। हमने पिछले 40 बरसों में तुम्हारे गासिब आकाओं को एक दिन के लिए भी चैन से बैठने नहीं दिया और आज वादी से तुम्हारे आकाओं के कदम उखड़ रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी इस पाक सरजमीन से उनके नापाक कदमों के निशान तक मिटा देंगे। तारक चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, हम चंद रोज यहाँ रहेंगे और तुम्हें हमारी हिदायत पर अमल करना होगा। और अगर तुमने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारे बीवी और बच्चे, बस आगे कुछ मत कहना। पांडे ने हाथ उठा दिया। अपनी बीवी और बच्चों की खातिर ही तो मैं अपने मुल्क और अपनी कौम से गद्दारी कर रहा हूँ। काश मैं उन्हें भी अपने साथ ही ले आया होता तो आज तुम लोगों को आलाकार ना बनता। अब तो तुम हमारे आलाकार बन ही चुके हो। सलीम मुस्कुराया। और आफियत इसी में है कि हम जो कहें चुपचाप उस पर अमल करते रहो। क्या चाहते हो? पांडे ने पूछा। हमारा एक साथी इंटेलिजेंस वालों के हत्थे चढ़ गया है। सुबह सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि उसके साथ क्या सलूक किया गया और उसे कहाँ रखा गया है। मेरा ख्याल है ये मालूमात आसानी से तुम हासिल कर सकते हो, तारक ने कहा। पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर मेरा दोस्त है, उसे मालूम करने की कोशिश करूंगा, पांडे ने कहा। अपने उस सब इंस्पेक्टर दोस्त को यहाँ लाने की हिमाकत मत करना, बल्कि जब तक हम यहाँ हैं तुम्हारा कोई जानने वाला यहाँ नहीं आएगा, तारक ने कहा। कब तक यहाँ रहोगे? पांडे ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। ये तो हालात पर मुनहसर है, तारक ने कहा। वैसे हमने एक तरीका सोचा है। दिन के वक्त हम यहाँ तुम्हारे नौकरों की हैसियत से रहेंगे ताकि किसी को यहाँ हमारी मौजूदगी पर शुबा ना होने पाए। अगर कोई हमारे बारे में पूछे तो कह सकते हो कि हमें आर्जी तौर पर रखा गया है। अब ये बताओ कि हमें रात किस कमरे में गुजारनी है? इस बंगले में कई कमरे हैं जिस पर चाहो कब्जा कर सकते हो, पांडे ने कहा। मेरा ख्याल है यही कमरा मुनासिब रहेगा। यहाँ से इस खिड़की के रास्ते बैरूनी गेट पर भी निगाह रखी जा सकती है। तुम अपना ताम झाड़ उठाकर किसी दूसरे कमरे में चले जाओ, सलीम ने कहा और कमरे का जायजा लेने लगा। खासा वसी कमरा था। फर्श पर दबीज कालीन बिछा हुआ था। एक तरफ दीवार के करीब शानदार डबल बेड था और दूसरी तरफ आरामदेह सोफा भी बिछा हुआ था। वैसे बाय द वे मिस्टर पांडे, सलीम बोला, यहाँ तुम रहते तो अकेले हो, फिर ये डबल बेड किसके लिए है? क्या सिंगल बेड पर तुम्हें नींद नहीं आती? मैं सिंगल बेड पर सोऊं या डबल बेड पर, तुम्हें क्या तकलीफ है? पांडे ने उससे घूरा। तकलीफ तो कोई नहीं, वैसे मैं सोच रहा था कि जब आदमी बीवी बच्चों से दूर हो तो पर पुर्दे निकल आते हैं। कहीं तुमने भी तो पर पुर्दे नहीं निकाल दिए? सलीम मुस्कुराया। बंद करो अपनी ये बकवास, पांडे ने उसे घूरा और बिस्तर पर से कंबल वगैरह उठाने लगा। बेड के करीब ही अलमारी भी इस्तादा थी। उसने अलमारी का दरवाजा खोला, फिर कुछ सोच कर बंद कर दिया और उन दोनों को घूरता हुआ कमरे से निकल गया। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, हमें कम अज कम आज की रात मोहतात रहना पड़ेगा। सलीम ने पांडे के जाने के बाद तारक की तरफ देखते हुए मध्यम लहजे में कहा, नहीं, मेरा ख्याल ये ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। इसके बीवी बच्चे राहदारी में कदमों की आवाज सुनकर वो खामोश हो गया। सिर्फ एक सेकंड बाद पांडे कमरे में दाखिल हुआ। उसने हाथों पर उठाए हुए 2 कंबल पलंग पर फेंक दिए और साइड टेबल से सिगरेट का पैकेट और माचिस उठाकर वापस मुड़ गया। 1 मिनट मिस्टर पांडे, तारक ने हाथ से इशारा किया। किचन किस तरफ है? दाईं तरफ, राहदारी के आखिर में। वहाँ जरूरत की हर चीज मौजूद है।
पांडे ने जवाब दिया और बाहर निकल गया। तारिक भी उसके पीछे ही कमरे से निकल गया। तकरीबन 15 मिनट बाद वो एक ट्रे में चाय की 2 प्यालियां रखे वापस आ गया। उसने ट्रे मेज पर रख दिए, कप उठाकर सलीम को दिया और दूसरा खुद उठा लिया। वो सोफे पर बैठकर चाय की चुस्कियां लेने लगा। रात के सन्नाटे में कभी कभी पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दे जाती, जिसका मतलब था कि इस इलाके में उनकी तलाश जारी थी और अब तक न जाने कितने बेगुनाहों को पकड़कर आहनी सलाखों के पीछे बंद किया जा चुका होगा। उन्हें बहरहाल ये इत्मीनान था कि वो फिलहाल महफूज थे। पुलिस या इंटेलिजेंस वाले सोच भी नहीं सकते थे कि वो एक हिंदू के घर में पनाह लिए होंगे। तारिक बाबू महफूज के बारे में सोच रहा था। उसने खंडर में जब बाबू महफूज को कुर्सी पर बंधे हुए देखा था तो फौरन ही समझ गया था कि वो बेहोश है। उनके फरार के बाद उन्होंने बाबू महफूज के साथ न जाने क्या सलूक किया होगा। उन दरिंदों से किसी भलाई की तवक्को नहीं की जा सकती थी। मेरा ख्याल है तुम पलंग पर सो जाओ, मैं यहाँ सोफे पर लेट जाता हूँ। तारिक ने चाय का खाली कप मेज पर रखते हुए कहा, हाँ 2 बज रहे हैं, कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। सलीम ने दीवारगीर गिलाक की तरफ देखते हुए जवाब दिया और उठकर पलंग पर लेट गया। पांडे का पस्तूल अभी तक उसके पास था, जिसे उसने तारिक की तरफ उछाल दिया था। तारिक ने सोफे पर लेटकर कंबल अपने ऊपर खींच लिया। सलीम तो कुछ देर बाद सो गया, लेकिन तारिक की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो कभी बाबू महफूज के बारे में सोचने लगता और कभी अपने उस मिशन के बारे में बाबू महफूज को भी कुछ इल्म ना था। वो कोई और था जिसने उनकी रहनुमाई करनी थी, लेकिन वो कौन था? क्या वो भी बाबू महफूज की तरह इंटेलिजेंस की नजरों में तो नहीं था? वक्त धीरे धीरे रेंगता रहा और रात भर वक्फे से पुलिस सायरन की आवाजें फजा में गूंजती रही। कभी ये आवाजें बहुत दूर से आती हुई महसूस होती और कभी करीब से। सायरन बजाती हुई पुलिस की गाड़ियां कम से कम 3 मरतबा इस बंगले के सामने वाली सड़क पर से गुजरी थी। सुबह 4 बजे के करीब उसकी आंख लग गई और जब सलीम ने उसे जगाया तो 7 बज रहे थे। वो अंगड़ाई लेकर उठ गया। वो कहाँ है पांडे? तारिक ने सवालिया निगाहों से सलीम को देखा। किचन में हमारे लिए बेड टी तैयार कर रहा है, सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर बाद पांडे चाय लेकर आ गया। उसने उन दोनों को एक एक कप दिया और अपना कप लेकर खुद भी वहीं बैठ गया और फिर बेड टी के बाद नाश्ता पांडे ही को तैयार करना पड़ा। नाश्ते वगैरह से फारूक होकर 9 बजे के करीब वो जाने के लिए तैयार हो गया। रात को मैंने जो कुछ कहा था उसे जहन में रखना पांडे, तारिक ने उसे मुखातिब करते हुए कहा। ऐसा ना हो कि अपने बीवी बच्चों के साथ तुम्हें अपनी जिंदगी से भी हाथ धोने पड़े। इत्मीनान रखो, मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं होगी, पांडे ने जवाब दिया। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, रात को मैं एक बात नहीं पूछ सका था, मेरी पत्नी और बच्चे कैसे हैं? औरतों और बच्चों को नुकसान पहुंचाना हम मुसलमानों का शेवा नहीं है। तुम्हारी पत्नी और बच्चे खैरियत से हैं और वो उस वक्त तक खैरियत से रहेंगे जब तक तुम शराफत का मुजाहरा करते रहोगे, तारिक ने जवाब दिया। पांडे मजीद कुछ कहे बगैर बाहर निकल गया। तारिक और सलीम कमरे की खिड़की से देखते रहे। चंद मिनट बाद सफेद रंग की एक सेडान गहराई से निकलकर बैरूनी गेट की तरफ बढ़ती हुई नजर आई। गेट के करीब पहुंचकर सेडान रुक गई। पांडे नीचे उतरा, उसने गेट खोला, सेडान बाहर निकालकर फिर नीचे उतरा और गेट बंद करके फिर सेडान में बैठ गया और सेडान हरकत में आकर सड़क पर दाईं तरफ घूम गई। उन दोनों के पास करने के लिए कोई काम नहीं था। सबसे पहले उन्होंने घूम फिर कर मकान के तमाम कमरों का जायजा लिया, फिर उसी कमरे में आ गए। पांडे की वापसी शाम 7 बजे हुई थी। तारिक ने उससे सबसे पहले बाबू महफूज के बारे में सवाल किया। मैंने आज शाम 4 बजे अपने दोस्त सब इंस्पेक्टर से राब्ता किया था, पांडे ने सपाट लहजे में जवाब दिया। तुम्हारा दोस्त बड़ा फंसा निकला। मुजरिमों और मुल्क दुश्मनों के साथ तुम पुलिस वालों का रवैया समझ सकते हो। बाबू महफूज पुलिस के चंद आदमी बर्दाश्त ना कर सका। उसकी लाश इस वक्त हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में पड़ी है। पुलिस ने कल रात शेर अली नामी एक बूढ़े को भी गिरफ्तार किया था, वो भी बाबू महफूज का साथी था। वो भी शायद आज रात ही का मेहमान हो। इंटेलिजेंस और पूरे शहर की पुलिस तुम दोनों को तलाश कर रही है। शहर में कई मुकामात पर छापे मारे गए हैं। गुज़िश्ता रात यहाँ बाद मुसलमान घरों की तलाशी भी ली गई है। पुलिस को यकीन है कि तुम लोग इसी इलाके में कहीं छुपे हुए हो। ये इलाका मुकम्मल तौर पर पुलिस और खुफिया वालों के हिसार में है। सूरत खासी संगीन है, तारिक ने उसके खामोश होने पर कहा। क्या तुम लोग बचकर निकल सकोगे? पांडे ने बारी बारी उन दोनों की तरफ देखा। मैं समझता हूँ कि जब तक हम यहाँ हैं महफूज हैं, तारिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पुलिस या इंटेलिजेंस वाले तो ये सोच भी नहीं सकेंगे कि हमें एक हिंदू ने अपने घर में पनाह दे रखी है। तुम लोगों ने मुझे मुसीबत में फंसा दिया है। अगर उन्हें मेरे घर में तुम्हारी मौजूदगी का शुबा हो गया तो तुम्हारे साथ मैं भी जिंदा नहीं बचूंगा, पांडे ने हाथ मलते हुए कहा। अगर तुम अपने बीवी बच्चों के लिए जान दे दोगे तो ये वाकई एक नई बात होगी। वैसे मेरे ख्याल में तुम ऐसा कोई मौका आने नहीं दोगे। बहरहाल हम बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, हमने अभी तक शाम की चाय नहीं पी, तारिक बोला। पांडे खूनख्वार निगाहों से उन्हें देखता हुआ किचन की तरफ चला गया। वो दोनों तकरीबन 1 हफ्ता पांडे के बंगले में महबूस रहे। ये उनकी खुशकिस्मती थी कि इसी दौरान पांडे की अदम मौजूदगी में उसका कोई मिलने वाला नहीं आया था, या फिर उसने खुद ही सबको मना कर दिया था। उस रोज शाम को अंधेरा फैलने की कुछ ही देर बाद टेलीफोन की घंटी बजी तो वो दोनों चौंक गए। इन दोनों ने मानीखेज निगाहों से एक दूसरे को देखा। पांडे अभी तक नहीं आया था। फोन की घंटी बजती रही, वो दोनों फोन की तरफ देखते रहे और आखिरकार फोन खामोश हो गया। 5 मिनट खामोशी रही और फोन की घंटी एक बार फिर बजने लगी। दोनों ने एक बार फिर एक दूसरे की तरफ देखा और आखिरकार तारिक ने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। बहुत पेस में कुछ कहने की बजाय वो रिसीवर कान से लगाए खड़ा रहा। तुम तारिक हो या सलीम, मेरी बात गौर से सुनो। रिसीवर पर एक भारी मर्दाना आवाज सुनकर तारिक उछल पड़ा।
तुम लोग फौरन उस बंगले से निकल जाओ, पुलिस किसी भी लम्हे पहुंच सकती है। कौन हो तुम? तारिक ने दरियाफ्त किया। उसके चेहरे का रंग यकदम बदल गया। मेरा नाम दिल वारस है। मजीद तारुफ के लिए ऑपरेशन रेड फोर्ट का नाम काफी है। पुलिस को शुबा हो गया कि तुम लोग उसी बंगले में पनाह लिए हुए हो। पुलिस किसी भी वक्त रेड कर सकती है। मैं बाबू महफूज की तरह तुम लोगों को जाया नहीं करना चाहता, इसलिए एक लम्हा जाया किए बगैर यहाँ से निकल जाओ। लेकिन हम जाएं कहाँ? तारिक बोला। ऑपरेशन रेड फोर्ट के हवाले से वो मुतमईन हो गया था। उसे समझने में देर ना लगी कि दिल वारस वही शख्स है जिसे इस मिशन की रहनुमाई करना थी। पांडे के बंगले से निकलने के बाद रिक्शा, टैक्सी, जो कुछ भी मिले उस पर बैठकर करोवल बाग पहुंच जाओ। नारायण स्ट्रीट के कॉर्नर पर लकड़ी का एक टाल है। टाल वाले को मेरा नाम बताना, वो तुम लोगों को मेरे पास पहुंचा देगा, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही सिलसिला मुनक़ते हो गया। कौन था? सलीम ने सवालिया निगाहों से तारिक को देखा। एक हमदर्द। तारिक ने कहा, यहाँ से निकलो, पुलिस रेड करने वाली है। उन्हें यहाँ हमारी मौजूदगी की इत्तला मिल चुकी है। और उसके बाद वो लोग मजीद वक्त जाया किए बगैर बाहर की तरफ दौड़े। तारिक ने पांडे वाला पिस्तौल जेब में डाल दिया। गेट के करीब पहुंचकर उन्होंने दोनों तरफ सड़क पर झांका। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियों की आमदोरफ्त थी। वो गेट से निकलकर दाईं तरफ मुड़ गए और तेज कदम उठाते हुए चौराहे की तरफ चलने लगे। चौराहे पर पहुंचते उन्हें एक खाली रिक्शा मिल गया। वो दोनों रिक्शे में बैठ गए। तारिक ने रिक्शे वाले को करोवल बाग चलने को कहा। रिक्शा जैसी हरकत में आया, सामने से पुलिस की एक कार आती हुई दिखाई दी। कार का साइरन बंद था, लेकिन छत पर फ्लैश लाइट चल रही थी। वो पुलिस कार उसी सड़क पर मुड़ी थी। तारिक ने गर्दन घुमाकर देखा, उस सड़क पर दूसरी तरफ से भी एक पुलिस कार आती हुई दिखाई दी। रिक्शा कुर्दन रोड से होता हुआ जैसे ही टाउन हॉल वाले चौराहे से आगे निकला, तारिक ने ड्राइवर को रुकने को कहा। रिक्शा रुकते वो दोनों उतर आए। तारिक ने 10 रुपए वाले नोट रिक्शा वाले के हाथ में थमा दिए। हमने करोवल बाग जाने का इरादा बदल दिया है, तारिक ने कहा और सलीम के साथ पैदल ही एक तरफ चलने लगा। रिक्शा वहीं खड़ा रह गया। तकरीबन 20 गज का फासला तय करने के बाद वो दोनों एक और रिक्शे में बैठ गए। उस रिक्शे के जरिए वो पहाड़गंज पहुंच गए। यहाँ से वो तीसरे रिक्शे में बैठकर करोवल बाग पहुंचे थे। पहले रिक्शे में सफर करते हुए तारिक को अचानक ही कुछ ख्याल आ गया, इसलिए उसने बार बार रिक्शे तब्दील किए थे। करोवल बाग के इलाके में नारायण स्ट्रीट तलाश करने में उन्हें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। नारायण स्ट्रीट के साथ एक बहुत बड़ा गंदा नाला था, जिसके किनारे पर लकड़ी का टाल था। शाम के 8 बज चुके थे। टाल बंद हो चुकी थी। लकड़ियां तोलने वाले एक बहुत बड़े तराजू के करीब खातू लेटा हुआ था। बोल की तरह गड़ी हुई एक लकड़ी पर लालटेन टंगी हुई थी। वो दोनों चारपाई के करीब पहुंचकर रुक गए। टाल बंद हो चुका है, लकड़ी चाहिए तो सुबह आना लाला जी, खातू ने चारपाई से उठते हुए कहा। दिल वारस, मेरे साथ आओ, खातू ने इशारा किया। उसने तारिक को पूरी बात करने का मौका भी नहीं दिया था। एक वसी रकबे पर लकड़ियों के अंबार लगे हुए थे। वो दोनों लकड़ियों के उन ढेर के दरमियान एक तंग से रास्ते पर चलते हुए पिछली तरफ निकल गए। ये नाले का किनारा था, जहाँ एक तरफ 2 कच्चे कमरे बने हुए थे। उसके सामने मुख्तसर सा सेहन भी था। वो हाथों के साथ ये सेहन अबूर करके एक कमरे के सामने रुक गए। हाथों ने दरवाजा खोला और वो अंदर दाखिल हो गए। कमरे में दीवार के साथ एक शेल्फ पर लालटेन रोशन थी। फर्श पर दरी बिछी हुई थी। 2 आदमी दीवार के साथ टेक लगाए बैठे हुए थे। लालटेन की मदम रोशनी में उनके चेहरे धुंधले से लग रहे थे। तारिक और सलीम को देखकर वो दोनों उठ गए और गर्मजोशी से हाथ मिलाते गए और फिर सब लोग बैठ गए। हाथू वापस चला गया। दिल वारस दुबला पतला लंबे कद का आदमी था। छोटी गोल दाढ़ी उसके चेहरे को खासा पुरकशिश बना रही थी। उसकी उम्र 40 के लगभग रही होगी, जबकि दूसरा आदमी कदरे भारी भरकम था। उसकी उम्र भी 40 के लगभग रही होगी। आपको कैसे पता चला कि हम पांडे के बंगले में पनाह गजी हैं और ये कि पुलिस वहाँ रेड करने वाली है? तारिक ने चंद रस्मी जुमलों के तबादले के बाद पूछा। बाबू महफूज से राब्ता खत्म होने के बाद मैं परेशान हो गया था। फिर इंकिशाफ हुआ कि वो इंटेलिजेंस के हत्थे लग गया है और उस रात तुम लोग भी उनकी गिरफ्त में आ गए थे। फिर दूसरे दिन ये इंकिशाफ हुआ कि तुम दोनों फरार होने में कामयाब हो गए हो। पुलिस को शुबा था कि तुम लोग रेस कोर्स के आसपास 1 मील के इलाके में कहीं रोपोश हो। पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में ले रखा था। उस इलाके में बाज मुसलमान घरों की तलाशी भी ली गई थी। मैं हैरान था कि तुम लोग कहाँ गायब हो सकते हो। फिर दफातर ख्याल आया कि पांडे की रिहाइश इसी इलाके में है। मुझे यकीन हो गया तुम लोगों ने वहीं पनाह ले रखी होगी। मैंने पांडे से राब्ता कायम करने की कोशिश नहीं की, अलबत्ता अपने तौर पर तहकीकात जारी रखी। तुम लोग अगरचे कभी भी बंगले से बाहर नहीं निकले, लेकिन पांडे की अदम मौजूदगी में बंगले के बाद कमरों में रोशनी से ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि वहाँ कोई मौजूद है। महल्ले वालों को भी शायद ये शुबा हो गया था कि बंगले में कोई मौजूद है। उन्होंने पुलिस को इतला कर दी और मुझे बर वक्त इसका पता चल गया कि पुलिस वहाँ रेड करने वाली है। मैंने फौरन ही फोन कर दिया। अगर तुम कॉल रिसीव ना करते तो इस वक्त शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। बहरहाल तुम लोगों का ताकुब तो नहीं हुआ? दिल वारस ने आखिर में पूछा। हम लोगों ने 3 जगहों पर रिक्शे तब्दील किए हैं और मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमारा ताकुब नहीं किया गया, तारिक ने कहा। खातून के लिए चाय ले आया। उनके सामने चाय रखने के बाद वो वापस चला गया। चाय की चुस्कियां लेते उनकी गुफ्तगू भी जारी रही। मिशन के बारे में हम अभी तक तारीकी में थे। आखिर में हमें पता तो चले कि हम किस मकसद के लिए यहाँ आए हैं, तारिक ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। एसएस सिक्योरिटी के नुक्ते नजर से किया गया है, दिल वारस ने कहा।
यहाँ की सूरत हाल तुम्हारे सामने है। ये मिशन हमारी जिंदगियों से ज्यादा अहम है और मैं नहीं चाहता कि अगर कोई पकड़ा जाए तो तशद्दुद के तहत मिशन का राज फाश कर दे। इसलिए जब तक हालात पुरसुकून नहीं हो जाते इस मिशन के बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि 1 हफ्ते के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि अपने असल मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दें। आज की रात तुम लोग यहीं रहोगे, कल किसी दूसरी जगह तुम्हारी रिहाइश का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। तारिक कुछ कहना ही चाहता था कि हाथू दौड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। क्या हुआ? इस कदर बदहवास क्यों हो? दिलवारस ने पूछा। पुलिस की 2 गाड़ियां सड़क के मोड़ पर आ रुकी हैं। पुलिस वाले टाल को घेरे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, हाथू ने खामते हुए कहा। वो लोग एक झटके छूट गए। दिलवारस बीच के दरवाजे से कमरे में घुस गया। चंद सेकंड बाद ही वो दरवाजे पर नमूदार हुआ और ऑटोमेटिक राइफल तकसीम करने लगा। अगर यहाँ से निकलने में कामयाब हो गए तो दिल्ली दरवाजे पर कासिम अली से राब्ता कायम कर लेना, वह उसकी फलों की दुकान है, दिलवारस ने कहा। वो लोग दरवाजे की तरफ बढ़े ही थे कि फजा एक भारी आवाज से गूंज उठी। तुम लोग चारों तरफ से घेरे में हो, फरार का कोई रास्ता नहीं है। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो और बसूरत दीगर तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बच सकेगा। मेगाफोन पर ये इतला 2 मरतबा दोहराया। पीछे नाले की तरफ से निकल चलो, दिलवारस ने कहा। वो लोग कमरे से निकलकर नाले की तरफ बढ़े। वो जैसे ही नाले के किनारे पर पहुंचे, नाले की तरफ से एक शोला सा चमका और फजा फायर की आवाज से गूंज उठी। गोली दिलवारस के सर पर से गुजर गई। वो नीचे गिरकर मुंडीर की आड़ में लेट गया। ये पहला फायर था। इसके बाद चारों तरफ से फायरिंग होने लगी। वो चारों तरफ से घेरे में लिए जा चुके थे। तारक और उसके साथियों ने भी फायरिंग शुरू कर दी। तकरीबन आधे घंटे तक दोनों तरफ से शदीद फायरिंग होती रही और फिर अचानक ही टाल के एक हिस्से में लकड़ियों के ढेर से शोले उठने लगे। कुछ देर बाद दोनों तरफ से शोले उठते हुए नजर आए। उससे पहले तारक ने पेट्रोल की बू महसूस की थी, जिससे तारक को यह समझने में देर न लगी कि जानबूझकर टाल को आग लगाई गई थी। खुश्क लकड़ियों में आग फैलती जा रही थी। वो लोग बुरी तरह घेरे में आ चुके थे। फायरिंग भी चारों तरफ से हो रही थी। नाले की तरफ से निकलने की कोशिश करो, फायरिंग करते हुए आगे बढ़ते हुए दिलवारस चीखा। वो लोग मुसलसल फायरिंग करते हुए नाले की तरफ बढ़ने लगे। आग ने भी उन्हें घेरे में ले लिया था। शोले आसमान से बातें कर रहे थे। आग की तपश नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। आग के इस हिसार से निकलने का एक ही रास्ता था, नाला, और उस तरफ से भी फायरिंग हो रही थी। वो लोग फायरिंग करते हुए नाले के किनारे पर पहुंच गए। दिलवारस ने नाले में छलांग लगा दी। उसका साथी छलांग लगाने के लिए पर तोड़ रहा था कि एक गोली उसकी खोपड़ी में लगी और वो मुंह से आवाज निकाले बगैर किनारे पर ढेर हो गया। तारिक और सलीम साथ ही थे। उन्होंने बैक वक्त नाले में छलांग लगा दी। गिरने के बाद वो उठकर भागे ही थे कि सलीम चीखता हुआ ढेर हो गया। उसकी टांग में गोली लगी थी। तारिक उससे 2 कदम आगे था। वो रुककर सलीम की तरफ लपका और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। उनके चारों तरफ गोलियां बारिश के कतरों की तरह गिर रही थी। मुझे छोड़ दो तारिक, सलीम कहा। तुम निकल जाओ, जल्दी करो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता सलीम, तारिक उसे उठाने की कोशिश करते हुए बोला। सलीम की राइफल गिर गई। तारिक उसे सहारा देकर घसीटने की कोशिश कर रहा था। आसमान तक उठते हुए शोलों से पूरा इलाका रोशन था। वो लोग अभी 3-4 गज आगे निकले होंगे कि नाले की दीवार से 3-4 पुलिस वाले कूदकर उनके सामने आ गए। उनकी राइफलें सलीम और तारिक की तरफ उठी हुई थी। तारिक ने बेबसी से चारों तरफ देखा और राइफल फेंक दी। कुछ और पुलिस वाले भी नाले में आ गए थे। उन सब ने तारिक और सलीम पर ठोकर और गोंसों की बारिश कर दी। वो कीचड़ और गलादत में लथपथ इधर उधर लुढ़कते रहे। उनके जिस्म के हर हिस्से पर ठोकरें पड़ रही थी। उनकी चीखें जलती हुई लकड़ियों के शोर में दब गई थी। दिलवारस फरार होने में कामयाब हो गया था। उसका साथी गोली का निशाना बन गया था, जबकि टाल का मालिक खातू आग में जिंदा जलकर राख हो गया था। गिरफ्तारी के बाद तारिक और सलीम को इंटेलिजेंस ने अपनी तहवील में ले लिया। 1 हफ्ते तक उन पर तशद्दुद किया जाता रहा। हिंदू बेड़ियों ने तमाम हरबे आजमा डाले, लेकिन वो तारिक या सलीम में से किसी की जबान ना खुलवा सके और आखिरकार उन्हें तिहाड़ जेल में मुंतकिल कर दिया गया। तिहाड़ जेल में एक अलग ही दुनिया आबाद है। सिस्कियों, आहों, चीखों और मौत की हिचकियों की दुनिया। इस बुलंद 4 दीवारी के अंदर इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। इससे इनकार नहीं कि मुजरिम को उसके जुर्म की सजा जरूर मिलनी चाहिए ताकि दूसरे भी इबरत हासिल करें। लेकिन इस जेल में आने वाले कैदियों के साथ जानवरों से भी ज्यादा बदतर सलूक रवा रखा जाता है। यहाँ मुहाफिज भेड़िए बन जाते हैं खून आशाम भेड़िए। जेल के किसी न किसी हिस्से से हर वक्त चीखों और कराओं की आवाजें सुनाई देती रहती थी। ये उन कैदियों की आवाजें होती थी जो भेड़िया सिर्फ मुआवजों का तख्ता मश्क बने रहते थे। तिहाड़ जेल में लाए जाने के बाद भी सलीम और तारिक से पूछगछ का सिलसिला जारी रहा। हर दूसरे तीसरे दिन उन्हें किसी न किसी तहकीकाती टीम के सामने पेश कर दिया जाता। ये लोग पूछगछ कम और तशद्दुद ज्यादा करते। हर तहकीकाती टीम का सिर्फ एक ही सवाल होता, इनका मिशन क्या है और इनके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं। वो टेप रिकॉर्डर की तरह ये सवाल दोहराते रहते और उन पर तशद्दुद के नए नए खरबे आजमाते रहते। लेकिन तारिक और सलीम मुजाहिद थे, सच्चे मुजाहिद। इन्होंने मादरे वतन के नामों की कसम खा रखी थी कि जान दे देंगे लेकिन जबान नहीं खोलेंगे। वो मादरे वतन से किए हुए अपने इस वादे पर कायम थे। तशद्दुद का निशाना बनते रहे लेकिन जबान नहीं खोली। 8 महीने गुजर गए। तहकीकाती टीमों की आमद में वक्फा बढ़ता चला गया और फिर वो लोग इन्हें इस तरह भूल गए जैसे इनका वजूद ही ना रहा हो। वो जब से गिरफ्तार हुए थे उस वक्त से अब तक एक मरतबा भी उन्हें अदालत में पेश नहीं किया गया था।
इनकी तरह इस जेल में 20 यूं ऐसे और कैदी भी थे जिन्हें जेल में डालने के बाद भुला दिया गया था। पहले उन्हें अलग थलग रखा गया, फिर जेल के इस हिस्से में डाल दिया गया जहां आम कैदी थे। कैदियों में हर नौइयत के लोग शामिल थे। किसी को एक रोटी चुराने के जुर्म में पकड़ा गया था और कोई कातिल और कोई डाकू था। शाहबाज ताकतवर कैदियों ने अपनी सल्तनत कायम कर रखी थी। उनका अपना राज था। दूसरे कैदी रियाया की तरह उनके अहकामात के सामने सर तस्लीमें खम करते। 1 साल बीत गया। उन्हीं दिनों एक और कैदी को यहाँ लाया गया। उस पर मुतअद्दिद डकैतियों और कत्ल का इल्जाम था। उस कैदी ने यहाँ आती अपना राज कायम करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में कैदी 2 हिस्सों में बंट गए। 2 सल्तनतें कायम हो गईं। तारिक उर सलीम किसी तरह सल्तनत में शामिल नहीं थे। वो नो मैन लैंड में रहना चाहते थे, लेकिन नए आने वाले सरगुना ने ताकत के जरिए उन्हें अपना महकूम बनाना चाहा, तो तारिक उर सलीम ने उन दोनों के बाजू तोड़ दिए। जेल में एक हंगामा हो गया। पुराने हुक्मरान ने तारिक उर सलीम का साथ दिया। इस हंगामे में लाठी और चाकू के अलावा पिस्तौल भी इस्तेमाल किए गए। इस हंगामा आराई के नतीजे में एक कैदी हलाक और कई जख्मी हो गए। तहकीकात से जेल के हुकाम इस नतीजे पर पहुंचे कि हंगामे के असल जिम्मेदार तारिक और सलीम थे। सबसे पहले उन्होंने एक कैदी के बाजू तोड़े थे। उन दोनों के एक बार फिर खतरनाक कैदियों वाले वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। जेल की इस ब्लॉक में तारिक और सलीम की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसे दुनिया का खतरनाक तरीन मुजरिम करार दिया गया था। उस पर कत्ल के दर्जनों इल्जामात थे। धोखाधड़ी, फ्रेब, जालसाजी और इसी किस्म के दीगर जराइम की तादाद का हिसाब तो उस शख्स को भी मालूम ना था। वो दुनिया की मुतअद्दिद हुकूमतों को कत्ल और इस जैसे संगीन जराइम के सिलसिले में मतरूब था। सिर्फ थाईलैंड में उस पर 2 दर्जन से जायद अफराद के कत्ल के मुकदमा थे और वो थाईलैंड में मोस्ट वांटेड मुजरिम था। वो चार्ली सोबराज था। कोई इंसान पैदाइशी मुजरिम नहीं होता, उसे मुजरिम बनाया जाता है। एक इंसान को दूसरे इंसान का गला काटने पर मजबूर किया जाता है। चार्ली सोबराज की दास्तान खासी दिलचस्प थी। उसकी माँ वियतनामी और बाप हिंदू था। ये उस जमाने की बात है जब वियतनाम पर जंग के गहरे बादल छाए हुए थे। वियतनामियों पर यह जंग मुसल्लत की गई और उनकी दूसरी नस्ल जंग की भट्टी का ईंधन बनी हुई थी। अमेरिका इसमें मामूली इस खित्ते में अपना रिवायती किरदार अदा कर रहा था। वियतनामियों को ऊंची मुंह जैसा हुर्रियत परस्त लीडर मैसर था। उसकी क़ियादत में मुट्ठी भर वियतनामियों ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका को तिगनी का नाच दिखा रखा था। दुनिया में अपनी नाक ऊंची रखने के लिए अमेरिका ने इस खित्ते के इंसानों पर ऐसे ऐसे मुजालिम ढाए थे जिनकी मिसाल सिर्फ चंगेज खान और अराकू के दौर ही में मिल सकती है। इस जमीन के बाशिंदों को जंगलों में जानवरों जैसी जिंदगी बसर करने पर मजबूर कर दिया गया था। उनके लहलहाते खेतों को वैरान और बस्तियों को पैबंदे खाक कर दिया गया था। दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान के हंसते बसते शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम भी अमेरिका ने बरसाए थे। एटम बमों की मजीद तबाही से बचने के लिए जापान ने हथियार डाल दिए थे। वियतनाम की बस्तियों पर नेपाल बम बरसाए जा रहे थे। आग लगाने वाले ये बम हजारों इंसानों को जलाकर राख कर चुके थे और जो जिंदा बचे थे सर से पैर तक आबलों में छुप गए थे। लेकिन उसके बावजूद वियतनामियों ने हथियार नहीं डाले थे। वो अपने हक में लड़ते रहे थे, अपने वतन, अपनी सरजमीन पर आजादी का सांस लेने के लिए अपने प्यारों की जानों के नजराने पेश करते रहे। वियतनाम की जंग उरूज पर थी। तबाही बर्बादी की देवी ने इस खित्ते को पूरी तरह अपनी लपेट में ले रखा था। बस्तियां वीरान हो चुकी थी। लोग जंगलों में जानवरों जैसी जिंदगी गुजार रहे थे। पेट की आग बुझाने के लिए वो घास और दरख्तों के पत्ते खाने पर मजबूर हो गए थे। जो लोग अमेरिकी हथियारों से बरसाई जाने वाली गोलियों की बारिश और नेबाम बमों के शोलों से बच जाते, वो भूख और प्यास से एड़ियां रगड़ रगड़ कर दम तोड़ देते। उजड़ियों बस्तियों के बचे कुचे लोग रोजगार की तलाश में बड़े शहरों का रुख करते थे। 14 साल की वो लड़की भी एक दूर दराज की उजड़ी हुई बस्ती से निकलकर लाओस आई थी। लाओस की छोटी सी बस्ती को भी अमेरिकी हथियारों ने पैबंदे खाक कर दिया। सिर्फ चंद अफराद बचे थे जो जंगल में पनाह लिए हुए थे और दरख्तों के पत्ते और जड़ें खाकर जिंदगी का बोझ संभाले हुए थे। उनमें माए के बूढ़े माँ बाप भी थे जो जिंदगी के आखिरी लम्हात के इंतजार में जंगल में पनाह लिए हुए थे। माई जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। पिछले 2-3 बरसों में उसके जिस्म में होने वाली तब्दीलियां अब नुमायां हो चुकी थी। उसे अपने जिस्म की इन तब्दीलियों पर बड़ा नाज था। 14 साल की उम्र बड़ी बावरी होती है। माई को अपने हुस्न और शबाब का पूरी तरह एहसास था। माई अब उस उजड़ी हुई बस्ती में नहीं रहना चाहती थी। वो भूख से एड़ियां रगड़ रगड़ कर नहीं मरना चाहती थी। वो बाज ऐसी लड़कियों को भी जानती थी जो जब गाँव में थी तो उन्हें कई रोज फाके करने पड़ते थे, दरख्तों के पत्ते खाने पड़ते थे। लेकिन जब वो शहर चली गई तो उन्हें फाकों से निजात मिल गई। वो पेट भरकर अच्छा खाना खाती और अच्छा लिबास पहनती और माई को यकीन था कि शहर जाकर उसे भी ना सिर्फ फाकों से निजात मिल जाएगी बल्कि पहनने को अच्छे कपड़े भी मिल जाएंगे। उसे सोचा कि शहर जाकर जब उसके हालात बदलेंगे तो वो अपने बूढ़े माँ बाप को अपने पास बुला लेगी। यही सोचकर एक रोज वो अपने घर से निकल खड़ी हुई। जब उनकी बस्ती आबाद थी तो वो छोटी सी डिस्पेंसरी में नर्सिंग का काम सीखा करती थी। ये तजर्बा लाओस में उसके काम आया। हॉस्पिटलों में यूं भी नर्सों की कमी थी। उसे एक हॉस्पिटल में नर्स की हैसियत से नौकरी मिल गई। भाई के वो ख्वाब तो पूरे नहीं हुए जो उसने शहर के लिए सोचे थे, अलबत्ता उसे जीने का एक सुनहरा मौका मिल गया। इसी दौरान सोबराज नामी एक नौजवान इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। सोबराज जवान और खूबरू था। लड़कियों को अपने जाल में फंसने का गुर भी जानता था। भाई भी उसकी जाल में फंस गई। सोबराज ने अपने आप को बहुत दौलतमंद उसके सामने जाहिर किया, लेकिन बाद में इंकिशाफ हुआ कि वो एक बहुत मामूली सा दर्दी था।
जो ढंग से कपड़े सीना भी नहीं जानता था। शोभराज जी ने माई की जिंदगी को नई लज्जतों से रोशनास कराया, लेकिन लज्जतों के सिवा माई को शोभराज से और कुछ न मिल सका। शोभराज ने अपना काम धंधा छोड़ दिया। वो 24 घंटे शराब नशे में धुत रहता। माई की सारी तनख्वाह शराब में उड़ा देता। माई को घर का खर्च पूरा करने के लिए हॉस्पिटल में ओवर टाइम लगाने के अलावा बेहद मजदूरी और लोगों के घरों में काम भी करना पड़ता। उसके सारे ख्वाब बिखर कर रह गए। माई को बहुत जल्द एहसास हुआ कि वो माँ बनने वाली है। वो अपने पेट में एक और जिंदगी का बोझ उठाए हुए थी और गुजरने वाले हर दिन के साथ ये बोझ बढ़ रहा था, मगर शोभराज को इसकी कभी परवाह न थी। अब उसने माई को मारना पीटना भी शुरू कर दिया था। वो शराब के लिए माई से पैसे मांगता और जब माई इनकार कर देती तो शोभराज उसे धनक कर रख देता। माई को बहुत जल्द ये एहसास हो गया कि वो शोभराज की बीवी नहीं, उसकी हैसियत सिर्फ एक दाश्ता की है। माई के यहाँ जब बेटा पैदा हुआ तो माई ने उसका नाम चार्ल्स शोभराज रखा। शोभराज ने उसका इनकार कर दिया कि वो इस बच्चे का बाप नहीं। बच्चा बाप की शफकत से महरूम माँ की आगोश में पलता रहा। वो जब जरा बड़ा हुआ तो उसने माँ के अलावा जिस शख्स को अपने करीब देखा वो शोभराज था। वो शोभराज की तरफ लपकता, मगर शोभराज नफरत से उसे पीछे हटा देता। शोभराज ने एक रोज माई को साफ तौर पर कह दिया कि ना तो वो उसकी बीवी है और ना ही वो इस बच्चे का बाप है। चार्ल्स जब 6 साल का था तो माई ने एक फ्रांसीसी फौजी अफीसर से शादी कर ली। उस फ्रांसीसी अफीसर ने माई की जवानी को तो सीने से लगा लिया, लेकिन उसके बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया। चार्ल्स शोभराज अब माँ की ममता से भी महरूम हो गया। बाप की शफकत से तो वो शुरू ही से महरूम था, अब माँ की ममता से भी महरूम हो रहा था। उसे मोहब्बत की तलाश थी। वो बाप की तरफ दौड़ता तो उसे बड़ी सख्ती से ठुकरा दिया जाता। माँ की तरफ लपकता तो दूसरे शोर के खौफ से वो भी पीछे हट जाती। फ्रांसीसी फौजी अफीसर का तबादला हो गया। वो माई को साथ लेकर फ्रांस चला गया। नन्हा चार्ल्स उस रोज बिलक बिलक कर रोया। वो दौड़ा दौड़ा शोभराज के पास पहुंच गया। उसका ख्याल था कि उसकी महरूमी का एहसास करते हुए बाप उसे सीने से लगा लेगा, लेकिन शोभराज एक बनिए की औलाद था। उसने घाटे का सौदा करना ही नहीं सीखा था। उसने एक बार फिर शोभराज को अपनी औलाद तस्लीम करने से इनकार करते हुए ठुकरा दिया। चार्ल्स शोभराज माँ की ममता और बाप की शफकत की तलाश में दर दर की ठोकरें खाता रहा, लेकिन उसे ना तो माँ की ममता और ना बाप की शफकत मिली। उसकी महरूमियों में इजाफा होता रहा। महरूमियों का ये एहसास उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गया जिसने उसकी जिंदगी का धारा ही बदल कर रख दिया। ये उसका पहला जुर्म था। वो एक ऐसे बाप का बेटा था जिसने उसे अपनी औलाद तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। उसकी सजा चार्ल्स को इस तरह मिली कि वो दर दर की ठोकरें खाने लगा। उसका जुर्म ये था कि उसने पेट की आग बुझाने के लिए आधी रोटी चुराई थी और सजा के तौर पर उसे 2 दिन जेल में गुजारने पड़े थे। आधी रोटी की ये चोरी उसकी मुजरिमाना जिंदगी का नुक्ता आगाज था। महरूमियों का एहसास उसे इस वादी खारदार में आगे और आगे लेता चला गया। सीने की गहराइयों में छुपा हुआ इंतकाम का जज्बा आहिस्ता आहिस्ता उभर कर सामने आ रहा था। उसे इंसानों से नफरत हो गई थी। अपने हैवानी जज्बात की तस्कीन के लिए इंसानी जिंदगियों से वो खेलने लगा। इंसानों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार कर उसे रूहानी तस्कीन मिलती। वो मोहब्बत की तलाश में दुनिया भर के ममालिक की खाक छानता फिरा। उसे कहीं मोहब्बत तो ना मिली। जब वो किसी मुल्क में दाखिल होने के बाद वहां से रुखसत होता तो अपने पीछे सिस्कियों आहों की लातादाद दास्तानें छोड़ जाता। उस मुल्क की पुलिस उसकी तलाश में पागलों की तरह भाग दौड़ शुरू कर देती, लेकिन वो बड़ी चालाकी और होशियारी से अपने नक्शे कदम तक मिटा डालता। पुलिस अंधेरे में टामक टोइयां मारती रह जाती। चार्ल्स शोभराज ने कत्ल और लूटमार की ज्यादा वारदातें थाईलैंड में की थी। वो हुकूमत को सबसे ज्यादा मतलूब आदमी था, लेकिन वो बड़ी खूबसूरती से अपने नक्शे पा मिटाकर भारत पहुंच गया। यहाँ भी उसकी वारदातों का सिलसिला जारी रहा। भारत के मुख्तलिफ शहरों में उसने कई वारदातें की। उसकी वारदातों का यह सिलसिला आखिरकार YMCA के यूथ हॉस्टल पर खत्म हो गया। गैर मुल्की सियाओं की एक पार्टी दिल्ली के YMCA के यूथ हॉस्टल में मुकीम थी। चार्ल्स शोभराज ने हस्बे मामूल पहले उन सियाओं से दोस्ती बढ़ाई और फिर अपने एक कैनेडियन दोस्त की मदद से उन 25-30 सियाओं को बेहोशी की दवा पिलाकर लूटने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। अगर उस दौर में मुल्क में इंदिरा गांधी की इमरजेंसी नाफिज ना होती तो वो किसी ना किसी तरह जरूर बच निकलता, लेकिन इंदिरा की इमरजेंसी उसे ले डूबी। भारत की हुदूद में चार्ल्स शोभराज पर कत्ल का कोई इल्जाम साबित ना हो सका, लेकिन उसे जालसाजी, धोखाधड़ी और ऐसे दीगर जराइम के इल्जाम में चंद साल की सजा सुनाई गई और उसे तिहाड़ जेल पहुंचा दिया गया। सन 1985 में चार्ल्स शोभराज की सजा पूरी होने वाली थी। सजा पूरी होने के बाद चार्ल्स शोभराज को थाई हुकूमत के मुतालबे पर थाईलैंड के हवाले कर दिया जाता, जहां उसके खिलाफ कम अज कम 2 दर्जन अफराद के कत्ल के मुकदमात दर्ज थे। चार्ल्स शोभराज को यकीन था कि थाईलैंड में वो सजाए मौत से नहीं बच सकेगा। इसका उसने एक और हल तलाश कर लिया। वो अपनी रिहाई से चंद हफ्ते पहले मुआवजों को रिश्वत देकर जेल से भाग निकला, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर गोवा के एक होटल से पकड़ा गया। वो जानबूझकर गिरफ्तार हुआ था क्योंकि वो हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाना चाहता था। जेल से फरार के जुर्म में उस पर मुकदमा चला और एक बार फिर चंद साल के लिए तिहाड़ जेल पहुंचा दिया गया। चार्ल्स शोभराज की उम्र 25 के लगभग रही होगी। वो जिंदगी का बाकी हिस्सा भी तिहाड़ जेल में गुजार देना चाहता था, क्योंकि वो इस खौफनाक हकीकत से पूरी तरह वाकिफ था कि यहाँ उसकी सजा पूरी होते ही उसे थाईलैंड हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा, जहाँ उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। थाईलैंड में मौत की सजा से बचने के लिए वो तिहाड़ जेल में वक्तन फवक्तन अपनी सजा में इजाफा करता रहता था।
जब भी उसकी सजा पूरी होने वाली होती वो या तो फरार होने की कोशिश करता या जेल में कोई न कोई हंगामा खड़ा कर देता, जिस पर उसकी सजा में इजाफा कर दिया जाता। अपनी सजा में इजाफा करने वाली हरकतों से कते नजर चार्ली सोबराज तिहाड़ जेल का सबसे शरीफ, नस्तालीक और बेजर कैदी था। इसके अलावा वो जेल में बड़े ठाठ की जिंदगी गुजार रहा था। बाज लोगों का ख्याल था कि चार्ली सोबराज पुलिसरार कुव्वतों का मालिक है या जेल से बाहर उसके राब्ते कायम है जो उसकी मदद कर रहे हैं। तिहाड़ जेल में कैदियों को आमतौर पर ऐसी खुराक दी जाती थी जिसे जानवर भी मुंह लगाना पसंद ना करते हो, लेकिन चार्ली सोबराज हमेशा बढ़िया खाने खाता था, बढ़िया सिगरेट पीता। 2-4 कैदी हर वक्त उसकी खिदमत पर मामूर रहते। जेल के मुआफिज भी उसके सामने हाथ बांधकर खड़े होते। चार्ली सोबराज को कुछ ऐसी चीजें भी फराम की गई थी जिन्हें अय्याशी के जमरे में शामिल किया जाता। उसकी कोठरी में एक छोटा सा रंगीन टेलीविजन और VCR भी मौजूद था, जिस पर वो भारतीय और इंग्लिश फिल्में देखा करता। वो अक्सर अपना खाना खुद पकाता। तेल के चूल्हे के अलावा उसके पास चंद बर्तन भी मौजूद थे। मुर्गी उसके खाने का लाजमी जुज थी। मुर्गी वो खुद रोस्ट करता था। एक रोज बाद आला हुकाम अचानक ही जेल के दौरे पर आ गए। चार्ली सोबराज की कोठरी में सब कुछ देखकर वो हैरान रह गए। उस रोज ना सिर्फ ये कि वो तमाम चीजें उसकी कोठरी से हटा दी गई, बल्कि उसकी जामा तलाशी भी ली गई। जामा तलाशी के दौरान उसकी जेबों से 2000 रुपए से जायद रकम बरामद हुई थी, जिसे सरकारी तहवील में ले लिया गया। इस वाक़े के तकरीबन 3 घंटे बाद तारिक और सलीम चार्ली सोबराज के पास बैठे बातें कर रहे थे। बातें करते हुए चार्ली सोबराज ने जेब से कोई चीज निकाली और उससे खेलने लगा। तारिक के ख्याल में वो कोई बच्चों के खेलने वाले शीशे के बंडे थे, लेकिन जब चार्ली सोबराज ने उनके सामने मुट्ठी खोली तो वो दोनों शशदर रह गए। उसकी हथेली पर हीरे जगमगा रहे थे। हीरों की तादाद 5 थी और तमाम हीरे मटर के दानों से बड़े थे। 2-3 घंटे पहले तो तुम्हारी तलाशी ली गई, ये हीरे तुम्हारे पास कहाँ से आ गए? तारिक ने हैरत से उसे देखा। उस वक्त तो बात उनकी समझ में ना आ सकी, लेकिन बाद में इंकशाफ हुआ चार्ली सोबराज लाखों रुपए मालिक के ये हीरे निकल लिया करता था। रफाजी के वक्त ये हीरे पेट से निकल आते तो वो उन्हें धोकर फिर महफूज कर लेता। चार्ली सोबराज के पास इन कीमती हीरों की मौजूदगी का इल्म बहुत से कैदियों को था। कई मरतबा ये हीरे चुराने की कोशिश भी की गई, लेकिन कोई भी शख्स आज तक इन कीमती हीरों का सुराग ना पा सका था। उस रोज आला हुकाम मुआयने के वक्त चार्ली सोबराज की कोठरी से जो चीजें हटाई गई थी, दूसरे रोज वो सब कुछ फिर वहां मौजूद था, जिस पर तारिक और सलीम को हैरत भी हुई थी। लेकिन बहरहाल चार्ली सोबराज की मौजूदगी से तारिक और सलीम को यह फायदा जरूर पहुंचा था कि उन्हें बेहतर खुराक मिल रही थी। तिहाड़ जेल के आम कैदियों को जिंदगी की कोई सहूलत मयसर न थी। वो जानवरों से बदतर जिंदगी बसर कर रहे थे। कैदियों पर बेपनाह जबर तशद्दुद किया जाता। मामूली बातों पर उन्हें हंटरों से उधेड़ दिया जाता। चार्ली सोबराज जैसे पुलिसरार कुव्वतों के मालिक चंद कैदी ऐसे थे जो जेल में भी ऐश कर रहे थे। चार्ली की कोठरी में टेलीविजन मौजूद था। इसके अलावा उसे अखबारात भी पहुंचाए जाते थे। उन्हीं दिनों भारत के बाद शहरों में फिरका वाराना फसादात फूट पड़े। टेलीविजन पर तो उन हंगामों के बारे में ज्यादा कुछ ना बताया जाता, अलबत्ता अखबारात इन हंगामों की खबरें तफसील से शाया कर रहे थे। ये फसादात कई शहरों में फैल गए। हिंदुस्तान में मुसलमानों पर अरसा हयात तंग कर दिया गया। उनके घरों को लूट कर नजरे आतिश किया जा रहा था। मुजाहमत करने वाले मुसलमानों को जिंदा जलाया जा रहा था। राह चलते मुसलमानों को छुरा घोंपने की वारदातें आम थी। मुसलमान हिंदुओं की बर्बरियत का शिकार थे और मुसलमानों ही को पकड़कर जेलों में ठूंसा जा रहा था, जबकि हिंदू कत्लो गारत का बाजार गर्म किए हुए थे और उन्हें रोकने वाला कोई न था। गौ माता का पुजारी मुतअस्सब और इंतहा पसंद हिंदू बाल ठाकरे मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़काने में मरकजी किरदार अदा कर रहा था। बाल ठाकरे की तरफ तो हुकूमत ने आंख उठाकर देखा तक न था, अलबत्ता मुसलमान लीडरों को पकड़ कर जेलों में ठूंसा जाने लगा। ऐसे एक मुसलमान लीडर को तिहाड़ जेल के उस हिस्से में लाया गया जहां तारिक और सलीम वगैरह चार्ली सोबराज के साथ सजा भुगत रहे थे। ज़हूर कादरी भारतीय हुकूमत के रवैये के खिलाफ मुसलमानों के एहतजाजी जुलूस की क़यादत कर रहा था। ये जुलूस दरियाए गंज की एक जामिया मस्जिद से शुरू हुआ था और शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ राष्ट्रपति भवन तक जाना था। इस जुलूस में तकरीबन 1,500 मुसलमान शामिल थे, जिनमें नौजवान भी थे और बूढ़े भी। बहुत से लोगों ने ऐसे प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर एहतजाजी नारे दर्ज थे। जुलूस बिल्कुल पुरसुकून था। शुरका का हंगामा करने का कोई इरादा ना था। सब लोग गैर मुसल्ला और निहत्ते थे। वो लोग जुमा की नमाज पढ़कर मस्जिद से निकले थे और राष्ट्रपति भवन तक पुरअमन एहतजाज करना चाहते थे। लेकिन ये जुलूस जैसे ही फैरोजाबाद के एक चौराहे पर पहुंचा, अचानक ही एक तरफ से जय बजरंग बली का शोर बुलंद हुआ और हजारों मुसल्ला हिंदू निहत्ते मुसलमानों पर टूट पड़े। ये बाल ठाकरे के दहशतगर्द और इंतहा पसंद हिंदुओं की तंजीम शिवसेना के गुंडे थे, जिनकी रहनुमाई बाल ठाकरे के खास जिला कर रहा था। फैरोजाबाद का वो चौराहा मैदान कारजार का मंदिर पेश करने लगा, लेकिन ये लड़ाई एक तरफा थी। शिवसेना के गुंडे आतिशी असला, लाठियों, कुल्हाड़ों और खंजरों से लैस थे। वो खूनख्वार बेड़ियों की तरह निहत्ते मुसलमानों पर टूट पड़े। निहत्ते मुसलमान अपनी जानें बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन हिंदुओं ने उस इलाके में मुसलमानों की दुकानों को भी आग लगा दी और वो भागते हुए मुसलमानों को उठा कर आग में फेंक रहे थे। उन्हें गोलियों से भूना जा रहा था और उन्हें छुरे घोंपे जा रहे थे। तकरीबन 1 घंटे तक ये कुछ तो खून जारी रहा। पुलिस के आने पर हिंदू गुंडे भाग निकले। इस हंगामे में 11 बेगुनाह मुसलमान शहीद और 20 जख्मी हुए थे।
पुलिस ने आते ही बड़ी तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी और कार्रवाई ये थी कि दर्जनों मुसलमानों को दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने वाले मुसलमानों के जुलूस की रहनुमाई करने वाला जहूर कादरी भी था, जिसकी उम्र 55 से ऊपर ही थी। उसे दाढ़ी से पकड़कर घसीटते और ठोकरें मारते हुए पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया और फिर उस रोज उसे गिरफ्तार होने वाले दूसरे मुसलमानों के साथ तिहाड़ जेल पहुंचा दिया गया। अपनी बैरक के पिछली तरफ खौफनाक चीखों की आवाज सुनकर तारिक और सलीम बुरी तरह चौंक गए।